आमतौर पर बरसात के दौरान पशुओं के स्वास्थ्य काफी प्रभावित होता है और इसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं पशुपालक ही होते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब कई घातक बैक्टीरिया और वायरस वातावरण में तेजी से फैलते हैं और पशुपालकों के सही प्रबंधन के अभाव में पशु इनकी चपेट में आकर बीमार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए पशुओं का प्रबंधन आप कैसे करें, चलिए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रंजन कुमार से। करीब करीब समाप्त होने वाली है, तो बरसात के समाप्त होने के बाद पशुओं को मतलब देखा गया है कि बारिश के समय चूंकि पशु जाते हैं बाहर गड्ढे वाली घास खाते हैं, या किसान भाई घास को गढ़ के लाते हैं, काट के लाते हैं गड्ढे वाली और ये पशु को खिलाते हैं। यह गड्ढे वाली घास को अगर पशु जाके वहां खाता है तो वो फेसियोला है, जैसे कि सर्रा का है, लीवर फ्लू का है, तो ये सब का वो घास के ब्लेड पे बैठा रहता है, घास के पत्ते पे बैठा रहता है, तो उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप दूध भी उत्पादन कम होता है और गाय या भैंस जो सही समय पे हीट होना चाहिए, हीट में आना चाहिए, वो भी नहीं आता है, सही समय पे कंसीव करना चाहिए, वो भी नहीं होता है। पशु में होने वाला संक्रामक रोग जैसे खुरपका, मुंहपका, गलघोटू तथा लंगड़ा बुखार प्रमुखता से बरसात के दिनों में गोवंश को प्रभावित करते हैं तथा कई बार पशुओं की जान भी चली जाती है। बारिश के मौसम में बीमार पशु द्वारा मिट्टी और पानी भी संक्रमित हो जाते हैं, जिसके संपर्क में आने से स्वस्थ पशुओं के संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखें। इस मौसम में पशुओं में होने वाले प्रमुख संक्रामक रोग जैसे गलघोटू, लंगड़ा बुखार, खुरपका, मुंहपका, निमोनिया आदि हैं। इन रोगों से बचाव हेतु बारिश से पहले टीकाकरण करना आवश्यक है। तो बारिश के बाद सबसे पहले किसान भाई हर एक गाय भैंस को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे फेनमेंडाजोल है, अल्बेंडाजोल है, तो सबसे सेफेस्ट मतलब सबसे सुरक्षित दवा है फेनमेंडाजोल ग्रुप का। ये गाय भैंस जो वयस्क गाय भैंस है, ये 3 ग्राम की एक टिकिया आती है, बड़ा ऐसा बोलस आता है, उसको आप हर एक गाय भैंस को आप खिला दीजिए। अगर आप खिलाए हैं 2-3 महीने पहले, ये कीड़े की दवाई कम से कम 2 से 3 महीने के अंतराल पे हर एक पशु को देना चाहिए, क्योंकि इससे जो उसके पेट में कीड़े होती है सभी मर जाती है। इस मौसम में साफ सफाई का खास ख्याल रखें एवं पानी को एक जगह पर एकत्रित न होने दें, जिससे मच्छर न हो और परजीवी संक्रमण रोका जा सके। सामान्यतः भारी परजीवी जानवरों के पेट, कानों की निचली तरफ, पूंछ एवं योनि तथा जांघ के अंदर की सतह एवं अयन अंडकोश के चारों तरफ पाए जाते हैं। इनके काटने से जानवरों की त्वचा शुष्क पड़ जाती है, बाल गिरने लगते हैं, रक्त की कमी हो जाती है, वे खाना पीना छोड़ देते हैं एवं उनका उत्पादन भी घट जाता है। बाहरी परजीवियों की रोकथाम के लिए पशु चिकित्सक की सलाह के उपरांत आइवरमेक्टिन का टीका लगवाएं। पशुशाला में पशु के मलमूत्र के निकासी का भी उचित प्रबंध हो। पशुशाला को दिन में एक बार फिनाइल के घोल से अवश्य साफ करें, जिससे बीमारी फैलने वाले बैक्टीरिया कम हो सके। और अब मैं किसान भाई बताता हूं कि अगर कीड़े की दवा खिलाइएगा तो आपकी सही समय पे पाल खाएगी, सही समय पे गर्म होगी और दूध उत्पादन क्षमता भी बरकरार होगी। और बरसात के बाद चूंकि अगल बगल में पानी भरा रहता है, तो इसमें कुछ 1-2-4 बीमारी है, वो भी पशु को देखा गया है बहुत जोर से होता है। जैसे कि सर्रा कैसे होता है, उसका इंटरमीडिएट जो होस्ट है वो मच्छर है, टीक जिसको आप अठैल कहते हैं, अडगोड़वा कहते हैं, और मच्छर भी है। तो ये अगर पशु को जहां बैठा है तो आप सावधानी क्या रखिए कि शाम में खास करके मच्छर पशु को ज्यादा तंग करता है, तो आप शाम में पशु के गौशाला में आप धुआं कम से कम जरूर जला दीजिए। और नहीं तो आप कोई भी एक्टोपैरासाइट का कीड़ा आता है, जैसे बुटॉक्स आता है, मतलब डेल्टा पायरामिथ्रिन और पैरानोडस ग्रुप का कोई भी दवाई है, वो 3 ml 1 लीटर पानी में आप स्प्रे करके आप जित गौशाला में है, गौशाला के कम से कम खिड़की तक आप स्प्रे कर दीजिए। क्योंकि सर्रा जो बीमारी है ये बरसात के बाद बहुत होता है। जैसे लीवर फ्लूक तो अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसे फेनमेंडाजोल खिला दीजिएगा तो सारी लीवर मतलब जो एम्फीस्टोम है, लीवर फ्लूक है, ब्लड शक्कर है, सारा बीमारी मतलब खत्म हो जाएगी।
बाड़े में और उसके आसपास कचरा और गंदगी इकट्ठा न होने दें और उसके निकास की उचित व्यवस्था हो। नियमित अंतराल पर कीटनाशक को भी छिड़कें। पशु को खेतों के समीप गड्ढे या जोहड़ का पानी पिलाने से परहेज करें, क्योंकि इस दौरान किसान खेतों में खरपतवार एवं कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिस्क कर इनमें आ जाता है। कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताजा पानी पिलाएं। दाने का भंडारण नमी रहित जगह पर करें और ध्यान दें कि इस मौसम में दाने को 15 दिन से अधिक भंडार न करें। पशु को हरा चारा अच्छी तरह झाड़ कर खिलाएं, क्योंकि बरसात के समय घोंघों का प्रकोप अधिक होता है एवं ये चारे के निचले तने एवं पत्तियों पर चिपके होते हैं। घोंघे मुख्यतः फलूक के संरक्षक होते हैं, इसलिए पशुपालकों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पशुओं का चारा घोंघों से ग्रसित न हो। तो बरसात के बाद इन सब बातों पर किसान भाई को ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको देश और प्रदेश के कई सफल किसानों की कहानी और अनुभवों को आपके साथ साझा करते हैं, ताकि आप इनकी सफलता और खेती की नई तकनीकों को आसानी से सीख सकें। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं राजस्थान जिला जयपुर के किसान महावीर यादव से, जो कि पॉली हाउस में खीरा की खेती कर लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। 2012-13 के अंदर मैंने पोली हाउस की फाइल लगाई थी। 2014-15 मेरा पोली हाउस में नंबर आ गया था, तो मैंने पोली हाउस लगाने के लिए तैयार हो गया और पोली हाउस लगवाया। तो 33,76,000 रुपये कुल कॉस्ट थी। इसमें मेरे 16,88,000 रुपये का खर्चा आया था और 16,88,000 ही गवर्नमेंट ने दिया। तो 50% मैंने पैसे देके 2015 के अंदर पोली हाउस लगवाया। चूँकि ये किसान भाई परंपरागत खेती से हटकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से पॉली हाउस में खेती करना बेहतर समझा और इसके लिए ये किसान भाई 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉली हाउस लगाए और उसमें खीरा की खेती की, जिससे आज के समय में उन्हें अच्छी खासी आमदनी मिल रही है। तो इतनी अच्छी आय कमाने के लिए ये किसान पॉली हाउस में खीरे की सफल खेती किस तरह से करते हैं, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। 2015 के अंदर पॉली हाउस लगवाया। इसमें कंपनी ने मेरे को संपूर्ण ड्रिप सिस्टम, मल्चिंग व टॉप के फुहारे कंप्लीट तैयार करके दिया था। 14 जून को इसमें बीज लगाया था। 22 जुलाई से आज तक मैंने अच्छा प्रोडक्शन भी लिया। खीरे की रेट 35 से 33, 36 रुपये तक जा रहा है और अच्छी फसल भी चल रही है, रेट भी अच्छी मिल रही है। तो करीब मैंने 6 लाख रुपए का बेच चुका आज, और आगे भी मेरे को लगता है कि मैं 20 टन से अबाऊ आराम से निकालूंगा इस मौसम में भी। तो लगभग उम्मीद है कि 6 लाख रुपए का और हो जाएगा, तो 12 लाख रुपए के समथिंग में था। ये पोलिया एक फसल हो जाएगी 12-1 लाख रुपए की होगी, तो उसमें 2-1 लाख रुपए का मेरा खर्चा था। तो कुल मिला के मेरे को 7-8 लाख रुपए इस फसल में आराम से बचने की उम्मीद है। फसल की तैयारी अप्रैल से चालू की थी। अप्रैल में मैंने जो भी खाद, गोबर जो भी डालना था वो मैंने डाल दिया था। उसके बाद में 25 अप्रैल को मैंने सोलराइजेशन के लिए सीट बिछाई। उस सीट को मैंने 1 महीने तक रखा। इसमें जो भी बातचीत करा के मैंने 1 जून से मैंने बेडों की तैयारी करना चालू कर दिया। उसमें मैंने बेड बनाए, बेड बनाकर केचुआ का खाद डाला और ड्रिप लाइन बिछाई। ड्रिप लाइन बिछा के मैंने 14 जून को इसमें बीज लगाया था। डायरेक्ट मैंने बीज की सोइंग की थी। इसमें इरिगेशन सिस्टम में हमें पानी को विशेष ध्यान में रखते हुए हम पानी, जैसे सरू में बीज लगाते हैं, तो बीज लगाने के करीब 10 दिन बाद में
दूसरा पानी देते हैं। जैसे तुड़ाई चालू हो जाती है उसमें फिर एक दिन छोड़ के एक दिन हमें पानी देने की जरूरत पड़ती है। मैंने जो पोलिया हाउस की छत का जो भी पानी होता है, बरसात होती है, उसका पानी मेरे फार्म पॉन्ड में एकत्रित होता है। इससे खेती भी आसानी से होती है। इसमें ड्रिप PCND लगती है जो संपूर्ण डीप पर एक साथ ओपन होते हैं। इससे जो भी फर्टिलाइजर देते हैं, जो भी खाद देते हैं, दवाई देते हैं, वह संपूर्ण पौधों को बरोबर मात्रा में जाती है। इससे हमें अच्छा लाभ होता है। इन पर्दों को ऊपर नीचे करने से मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो पर्दों को ऊपर करते हैं। अगर जैसे कोई बरसात का मौसम हो जाता है तो पर्दों को नीचे उतार देते हैं। इससे अंदर पानी नहीं जाता। किसान भाइयों, अभी आपने जाना पॉली हाउस में खीरे की सफल खेती करने की तकनीक के बारे में। अब आइए एक नजर डालते हैं खीरे की सफल खेती में होने वाले आमदनी और खर्च एवं मुनाफे के बारे में, जो इस प्रकार से है। खीरे को हम तुड़ाई करके एक जगह रख लेते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पैकिंग करते हैं। पैकिंग में जो भी छटाई होती है, जो भी मतलब 2 नंबर का खीरा होता है, उसको अलग निकाल देते हैं और साफ खीरे को हम पैकिंग करते हैं। पैकिंग में हम 16 किलो की पैकिंग रखते हैं, जिससे हमारे मार्केटिंग में भी 1 रुपये तेज मिलता है। 22 जुलाई को मेरे फर्स्ट तुड़ाई चालू हो गई थी। 22 जुलाई से आज तक मैंने अच्छा प्रोडक्शन भी लिया और अच्छी फसल भी चल रही है। रेट भी अच्छी मिल रही है। खीरे की रेट 35 से 33, 36 रुपये तक जा रहा है। तो करीब मैंने 6 लाख रुपए का बेच चुका। आज मेरे इस फसल में लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, जिसमें मैंने 31,000 रुपये का गोबर खाद लाया और 10,000 रुपये का इसमें बाजोत का खर्चा हो गया और 10,000 रुपये ऑर्गेनिक जो भी दवाई थी वो लाके मैंने डाली और 85,000 रुपये का बीज आ गया था। इसके अलावा जो भी दवाई आती हैं 30-40,000 रुपये की दवाई आके, ऐसे 1.5 लाख रुपये का मेरा खर्चा था इसमें कि हम अच्छी पैकिंग करके भेजेंगे और अच्छा खीरा भेजेंगे तो मार्केट में अच्छे पैसे मिलेंगे। करीब मेरे 6 लाख के हो चुका और 20 टन माल से अबाउ निकलने की मेरे को आज भी उम्मीद है। तो लगभग 6 लाख रुपए का और हो जाएगा तो 12 लाख रुपए के समथिंग में था ये पोलिया। एक फसल हो जाएगी 12-1 लाख रुपए की होगी, तो उसमें 2-1 लाख रुपए का मेरा खर्चा था। तो कुल मिला के मेरे को 7-8 लाख रुपए इस फसल में आराम से बचने की उम्मीद है और इस हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अरहर की फसल खेतों में तैयार हो रही है। ऐसे में किसानों को अच्छी पैदावार मिल सके, इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और इस फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का समय रहते नियंत्रण करें। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब फसल का निरीक्षण कर उसका सही प्रबंधन करें। तो आइए अरहर की फसल प्रबंधन के बारे में जानते हैं डॉक्टर RPCAU समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र सिंह से। अभी सितंबर का महीना चल रहा है और जो जुलाई या अगस्त के प्रथम सप्ताह तक जो अरहर की बुआई जो किसान भाइयों ने किया है, उनके लिए कुछ अभी आवश्यक उपाय हैं। पहला तो अभी खरपतवार की सबसे बड़ी समस्या आती है और दूसरा जल निकास की। तो दोनों में किसान भाइयों को पहला व्यवस्था करनी चाहिए जल निकास की, क्योंकि अत्यधिक वर्षा के समय तो खेत में पानी लगेगा। अगर 6 घंटे से ज़्यादा पानी लगता है तो फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। खेत के निचले स्तर से और ड्रेन जरूर अपने खेत में बनाएं, जिससे कि अत्यधिक वर्षा होने पर पानी खेत में इकट्ठा न हो। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। रोग के प्रकोप से पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर
गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारिक करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। दूसरा चीज है खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाइयों का सबसे बड़ी बात है कि अगर बुआई के समय हर्बिसाइड का यूज किए हो, पेंडिमेथिलीन का यूज किए हो, तो उनके लिए भी अब आवश्यक हो जाता है कि एक निकाई गुड़ाई करें। तो निकाई गुड़ाई करने के लिए अगर श्रमिक मिलते हैं तो आपके पास अगर उपकरण हो तो कतार में आप व्हील हो चला सकते हैं। इन सब के बावजूद अगर ये सब व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो किसान भाई जो खास तौर से सकरी पत्ती के लिए टर्गा सुपर नाम की एक दवा आती है, क्विजलोफाप-इथाइल, केमिकली इसको कहते हैं क्विजलोफाप-इथाइल, 1.5 लीटर के आसपास प्रति हेक्टेयर ये आपकी आवश्यकता पड़ेगी दवा की। इसका स्प्रे करेंगे। स्प्रे में प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में इसकी आवश्यक मात्रा घोलकर और इसका स्प्रे करें। अगर दोनों तरह की घास हो तो इमेजेथापायर नाम की एक दवा मिलती है। अगर वो किसान भाई जिनका फसल 1.5 महीना से ऊपर हो गया हो उनके लिए दवा उपयुक्त नहीं है, मगर जिनका 1 महीना के अंदर है और उनके खरपतवार 3, 4, 5, 6 पत्ती तक हैं, उसके ऊपर ये प्रभावशाली होता है इमेजेथापायर। इसकी आवश्यक मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर 100 ग्राम सभी पर्याप्त है। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। दूसरा चीज, इस समय अभी मौसम जो आ रहा है, आने वाला है, इसमें पत्ती लपेटक कीट का आता है जिससे पैदावार पर नुकसान होता है, ग्रोथ भी रुकता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि पत्ती लपेटक का अगर कीट दिखाई दे तो उस समय कोई भी सिस्टमिक कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें इमिडाक्लोरप्रिड 0.5 ml 1 लीटर पानी में घोल के, क्लोरोडाइवास का 1 ml 1 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करने से इस पत्ती लपेटक और दूसरे टाइप के सूड़ी कीटों से अब आप बचा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम डपोक, जिला हजारीबाग के कृषक ओमकार सिंह ने। यह धान की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ओमकार सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
इसके अलावा धान की फसल में ये रोग ना हो, इसके लिए बुआई के समय ही इन रोगों का प्रबंधन करना चाहिए। इसके लिए जहां तक हो सके रोगरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए। साथ ही बीजों को बुआई से पहले फफूंदनाशक दवा से अच्छी तरह उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद में धान की बोनी करनी चाहिए। इतना ही नहीं, धान की पौध रोपाई से पहले पौध को फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना रोगों की रोकथाम प्रभावी पाया गया है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तीसी की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक तकनीक से करें खेती। कम समय में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से उगाएं पशुओं के लिए हरा चारा। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।